A very warm good morning to all my dear ones. Myself, Krishna Yadav, and I hope that you all are happy together at your homes. Today, we shall start a chapter 4, A Truly Beautiful Mind, from the book Beehive, Class 9, English. And a truly beautiful mind. This chapter is a biography of Albert Einstein. Albert Einstein is a very well known name, and I don't think that I have to give any explanation of this name. Albert Einstein was a German born theoretical physicist who developed the theory of relativity, one of the two pillars of modern physics, along with quantum mechanics. So, let's start the chapter from these key points. The story recounts the life on an outstanding scientific personality, Albert Einstein, from his birth till his death. कि तो पूरी की पूरी स्टोरी है वो एक साइंटिफिक पर्सनैलिटी जो आउटस्टैंडिंग थी, जो ऑसम पर्सनैलिटी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उनके जन्म से लेकर डेथ तक के बारे में पूरी स्टोरी है. एंड यू कैन सी द चाइल्डहुड पिक्चर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14th of March in 1879. उनका जन्म कब हुआ? 1879 14 मार्च को, इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. जर्मन सिटी में एक छोटा सा सिटी है उल्म, वहाँ पे उनका जन्म होता है. फॉर अबाउट 2.5 years ही कुड नॉट स्पीक, एंड व्हेन ही डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरी वर्ड ट्वाइस. कि जब तक वो 2.5 years के नहीं हो गए थे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलते थे. इवन नॉर्मल जो चाइल्ड होते हैं दे कैन स्पीक इन हर 1 or 2 years एज, but till 2.5 years age, Albert Einstein couldn't speak any single word, and his mother was very scared about it. And जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, whenever he started to speak, he every line repeated 2 times. Like अगर उन्हें चाहिए था कि I want this, then वो रिपीट करते थे 2 times. I want this, I want this. So वो हर लाइन को 2 times बोलते थे. His playmates called him brother boring, और यही भी रीज़न है कि उनके जो प्लेमेट्स थे जो उनके साथ खेलते थे वो उन्हें क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग. इट मीन्स बोरिंग ब्रदर, की एक ही लाइन को 2 बार रिपीट करते हैं. एंड हिज मदर रिगार्डेड हिम अ फ्रीक बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड. और उनकी जो मदर थी वो नॉर्मली उन्हें फ्रीक समझती थी. फ्रीक मीन्स अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स. कि एक ऐसे पर्सन के लिए बोला जाता है जो नॉर्मल वे में न तो दूसरों से बिहेव करता है, न दूसरों की तरह सोचता है और न दूसरों की तरह बातें करता है. तो उनकी मदर उन्हें फ्रीक समझती थी बिकॉज उनका जो हेड था वो उनकी पूरी बॉडी के अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा था. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट उनका हेड उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा था. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ हिज यंग एज और ओल्ड एज. सो इन दिस पिक्चर यू कैन ऑल्सो सी द कर्ली हेयर्स एंड द बिग हेड ऑन हिज बॉडी. सो यही रीज़न था कि उनकी मदर उन्हें फ्रीक समझती थी. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ हिज चाइल्डहुड वेन एवर ही वॉज अप्रॉक्स 6 years. 2.5 years तक उन्हें न बोलना आता था न कुछ, बट आफ्टर ही वॉज गेटिंग 6 years ही बिकेम अ वायलिन एक्सपर्ट. ही स्टार्टेड टू प्ले वायलिन एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. And his hobby was to play violin, and he was playing it very gratefully. And his most famous or favorite subject was maths and physics and mechanics also. But in the early age, he likes maths and physics. और उन्हें फिजिक्स और मैथ्स का इतना शौक था कि जब उनकी ब्रदर का, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ हर ब्रदर एंड हर सिस्टर, कि जब वो अपनी बहन के साथ, जब उनकी बहन पैदा हुई थी और बहन के साथ बैठे थे, देन ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिज मदर दैट वेयर इज़ हर व्हील्स, कि इसके पहिए क्या हैं. इट मीन्स उन्हें मैकेनिक्स का इतना ज़्यादा शौक था कि वो हर चीज़ को मोटर्स की तरह, टेक्निकल्स की तरह उन्हें देखते थे कि अगर मेरी बहन है तो चलेगी कैसे. वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके पहिए कहाँ हैं. एट स्कूल हिज हेडमास्टर रिगार्डेड हिम एज स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग. जब वो थोड़े बड़े हुए और क्योंकि उन्हें अपना स्कूल का जो डिसिप्लिनरी जो एनवायरनमेंट था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था,
तो उन्हें हमेशा उनके जो अपने टीचर्स थे उनके साथ डिस्प्यूट होते रहते थे। तो उनके हेडमास्टर एक बार बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है और वो कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, बट ही प्रूव देम ऑल रॉन्ग। और वो इवन ये भी कहते थे कि चाहे ये किसी भी सेक्टर में जाए, चाहे इसका कोई भी इंटरेस्ट हो, ही वॉज डन नथिंग, कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एट लास्ट उन्होंने अपने हेडमास्टर को प्रूव रॉन्ग किया। इन हिज हाई स्कूलिंग इज़ फ्रॉम म्यूनिक, और क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं जो वो थोड़े बड़े हुए तो इटली चले गए थे, ड्यू टू सम रीजंस दे मूव टू इटली, बट द मोस्ट फेमस एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज स्टे देयर इन म्यूनिक। उन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग म्यूनिक से की। एट द एज ऑफ 6 ऑन बिहेस्ट ऑफ हिज मदर ही लर्न टू प्ले द वायलिन। उनकी क्योंकि जो मदर थी वो उन्हें कहती है कि वायलिन बजाओ। ही बिकेम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट, और उन्हें कहते हैं कि नहीं गॉड गिफ्ट था कि हाँ वायलिन अच्छे से बजाना। एट द एज ऑफ 15 हिज फैमिली शिफ्टेड टू म्यूनिक। उनकी जो फैमिली है वो म्यूनिक शिफ्ट हो जाती है। ही डिड नॉट फील एट ईज विद द स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल, और यहाँ पे वो बिल्कुल अपने आप को ईजी फीलिंग नहीं करते क्योंकि स्कूल में था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन, मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। एंड लेफ्ट इट फॉर गुड, और इसीलिए उन्होंने वो जो स्कूल था वो छोड़ दिया। Later on, for higher education, he joined the University of Zurich because the atmosphere there was more liberal and amenable to new ideas and concepts. और इसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए ज्यूरिक एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा लिबरल था, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते थे। एंड एमनेबल टू न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, और न्यू आइडियाज़ और न्यू कॉन्सेप्ट जिस तरह से उनकी थिंकिंग थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ वेरी फ्री बट वेरी डिस्कवरेबल पर्सन। उन्हें न्यू थिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था, तो उन्होंने वहाँ पे बाद में शिफ्ट कर लिया अपने आप को। He showed more interest in physics and mathematics. I already told you that his favorite subjects was physics and mathematics. This is the picture when he was playing the violin. Okay, when he went to the University of Switzerland, he met with a girl. He met a fellow student, Mileva Mari, at the university, equally intelligent and clever. और वहाँ पे वो मिलेवा मैरी से क्यों मिले? बिकॉज वो भी एक इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर स्टूडेंट थी। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट मिलेवा मैरी. हु वॉज मिलेवा मैरी? ही वॉज यंग सर. यंग मीन्स बिकॉज दैट टाइम इज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स टाइम, बट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक फर्स्ट टाइम ओपन द एडमिशंस फॉर द गर्ल्स. कि उस टाइम नॉर्मली ये था कि गर्ल्स को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक ने सोचा था कि इस बार से गर्ल्स को भी हायर एजुकेशन दी जाए. तो ये द फर्स्ट बैच था. मिलेवा मैरी थी, वो भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थी. सो शी टुक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी. आइंस्टाइन परसीव्ड हर एज एन अलाई. अलाई मीन्स स्ट्रॉन्ग थी, कि उनकी जो थिंकिंग होती थी नॉर्मली मैथ्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड ही होती थी. और यहाँ पे उन्हें मिलेवा मैरी अपने एक तरह के कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अलाई की तरह लगी थी, स्ट्रॉन्ग टीम की तरह लगी थी. एंड फिलेंसिटेंस. फिलेंसिटेंस मीन्स होता है कि नॉर्मली ऐसे लोग जो कि म्यूजिक या आर्ट इनके अगेंस्ट होते हैं, तो वो भी इसी तरह की बिहेवियर की थी. और आप ये कह सकते हो कि उन दोनों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी कि अगर वो जो एक दूसरे को लेटर्स जो एक्सचेंज करते थे उसमें भी उनके वर्ड से ज़्यादा मैथ्स एंड फिजिक्स की टर्म्स होती थी. इट मीन्स वो बातें करने के लिए भी मैथ्स एंड फिजिक्स का यूज़ करते थे. Later on, they married and had 2 sons, but unfortunately, their marriage did not survive and were divorced in 1919. यहाँ पे एक छोटा सा गैप आता है कि उनकी जो मदर होती है, किसकी? एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मदर होती है, शी डिडंट लाइक मिलेवा मैरी. उन्हें वो पसंद नहीं होती बिकॉज एक तो वो 3 years बड़ी होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन से, और दूसरा उन्हें लगता है कि किसी भी लेडी को उतना इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए जितना उसके हस्बैंड को. तो उनकी मदर अगेंस्ट होती है कि नहीं, बड़ी भी है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है. शी डिडंट कॉम्प्रोमाइज़ इन हिज फैमिली, बट फिर भी वो मैरी कर लेते हैं. उनके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन किसी तरह से उनकी मैरिज है वो सर्वाइव नहीं कर पाती. एंड 1919 में उनका डिवोर्स हो जाता है. एंड लेटर ऑन एल्बर्ट आइंस्टाइन गेटिंग मैरिड टू हिज कज़न एलेवा. एलेवा से बाद में वो शादी कर लेते हैं. एंड आफ्टर graduation in 1900 he was 21 years old and he graduated, and he just started a job as teaching assistant in a patent hub. In 1902, after completing his education, Albert worked as a technical expert in the patent office of Bern.
कि जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद थोड़ी देर वो टीचिंग असिस्टेंट रहते हैं, बट उनकी जो मेन फर्स्ट जॉब काउंट होती है वो होती है बर्न के पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट की। हियर ही वर्कड सीक्रेटली ऑफ हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी। नॉर्मली उनका काम क्या होता है कि जितने भी टेक्नीशियंस होते थे उनको वर्क को देखना, कुछ गड़बड़ी हो तो उसको ठीक करना, उनको समझना, न्यू आइडियाज़ देना। लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे वो अपने जो न्यू आइडिया थे, उनके जो माइंड में सीक्रेटली प्लान था, उसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि उनकी जो टेबल थी, उनकी जो डेस्क थी एंड द पेटेंट ऑफिस में, उनका उन्होंने एक नाम दिया था एंड द नेम वॉज ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। कि उन्होंने क्या नाम दिया? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का नाम दिया था। एंड 1905 वो एक थ्योरी देते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि नॉर्मली न्यूज़ में भी पब्लिश होती है। इन इज इक्वल टू वो थी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। यू कैन सी हियर दैट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। What? This is the theory of relativity. बट वो पब्लिश कब होती है? नॉर्मली बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़ में कब पब्लिश हो पाती है? आफ्टर 10 years later. So the time is 1915. उनकी जो थ्योरी होती है 1915 में न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है। इक्वेशन क्या थी? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E हियर स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। एंड इस रिलेटिविटी को एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत अच्छी कोटेशन से भी ऐड करते हैं। And this is a very interesting that when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. कि अगर आप एक बहुत अच्छी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करते हो, इवन चाहे वो 2 hours ही क्यों ना हो, वो आपको कैसे लगेंगे? 2 minutes की तरह। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. कि लेकिन अगर आप एक गर्म स्टोव पे बैठ भी गए 2 minutes के लिए भी, तो भी आपको लगेंगे जैसे आप 2 घंटे बैठ गए। दैट्स रिलेटिविटी। और यही क्या है? रिलेटिविटी है। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि हर एक थिंग्स के बीच में रिलेशन होता है। इवन अगर हम 2 क्लॉक्स लेते हैं, एक बड़ी और एक छोटी, तो उनका भी जो पूरा की पूरा 12 आवर्स का जो सर्कल होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बिकॉज दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। In 1915 he published his paper on general theory of relativity. वो एक पेपर है, वो पब्लिश करते हैं, which gave an absolutely new definition to concept of gravity. और यही है कि एक बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर मिल जाता है किसके लिए? ग्रेविटी के लिए। दिस थ्योरी मेड हिम अ फेमस फिगर। और यहाँ से वो फेमस होना स्टार्ट हो जाते हैं। हर कोई उनकी ऑटोग्राफ लेना पसंद करता है, हर कोई उन्हें देखते हैं तो पिक क्लिक करना चाहता है। इट मीन्स ही बिकेम फेमस। In 1919, such event was happened in 1919. Yes, he became divorced with Mileva Mary. In 1919, during the solar eclipse, his theory came out to the accurate and revolutionized physics. अभी तक उनका जब पेपर में उनका जो थ्योरी पब्लिश हुआ था तो इतना किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब उसे एक एक्यूरेसी मिल गई थी। कब? जब सोलर एक्लिप्स हुआ था 1919 में, तो उनकी जो रिलेटिविटी वाला जो फॉर्मूला था, क्योंकि वैक्यूम एरिया में किस तरह से लाइट आती है, किस तरह से मास अकर होता है, किस तरह से एनर्जी पावर अप होती है, वो सब की सब उसमें देखा गया। इन 1933 ही एमिग्रेटेड टू USA as Nazis has come to power in Germany. लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स उसमें जहाँ वो रहते थे जर्मन में, वहाँ पे नाजीज आ जाते हैं, अटैक करते हैं, और धीरे धीरे वो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं कहाँ पे? USA के लिए, और वहाँ से वो चले जाते हैं। He did not want his finding and research to be used for destruction. अब यहाँ पे क्या होता है? कुछ यहाँ पे चेंजेस होते हैं कि वहाँ पे जब वो USA चले जाते हैं और नाजीज वहाँ पे आते हैं, तो उन्हें 5 साल बाद पता चलता है कि नाजीज हैं वो बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन के बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि अगर न्यूक्लियर फिजन होगा तो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए नहीं होगा, वो पूरा डिस्ट्रक्शन होगा होल कंट्री के लिए। तो यहाँ पे उनके जो एक फ्रेंड होते हैं जिनका नाम होता है एल्बर्ट, वो इन्हें एक कहते हैं, सजेशन देते हैं कि आप एक लेटर लिखो। किसको? US के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको आप लेटर लिखो, उन्हें बताओ कि इस तरह से जो ये न्यूक्लियर जो फिजन होने वाला है इसको रोका जाए। सो ही डिड नॉट वांट हिज फाइंडिंग एंड रिसर्च टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। उन्हें लगता था कि मेरी जितनी भी खोज है या जितनी भी रिसर्च है, उन्हें किसी के विनाश के लिए यूज़ ना किया जाए।
In 1938 when Germany discovered the principle of nuclear fission, जब 1938 में नाजी जो कि जर्मनी के ऊपर रह रहे थे, उन्होंने जब प्रिंसिपल ढूंढ लिया किसका, न्यूक्लियर फिजन का, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट द डेंजर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स। और यही वो फर्स्ट पर्सन थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा कि इस एटॉमिक बॉम्ब्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। In 1945, when America dropped the atomic bombs on Nagasaki and Hiroshima, he was deeply hurt and read to the United Nations for the formation of a world government to prevent recurrence of such destruction. यहाँ पे उनके लेटर को जो उन्होंने 2 अगस्त 1939 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा होता है उसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और 1945 में जो अमेरिका है वो एटॉमिक बॉम्ब्स को ड्रॉप अप कर देता है। जापान के 2 सिटीज़ हैं, नागासाकी एंड हिरोशिमा। ही वॉज डीपली हर्ट। वहाँ पे डिस्ट्रक्शन को देख के सबसे ज़्यादा हर्ट किसे होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एंड रॉट द यूनाइटेड नेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और बाद में वो एक और लेटर लिखते हैं यूनाइटेड नेशंस को कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो एक फॉर्मेशन करे, किस लिए, कि अगर इस तरह से कोई इन फ्यूचर कोई डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू द एटॉमिक बॉम्ब्स तो उसको रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। He spent his later days in politics advocating world peace and democracy। और बाद के जितने भी टाइम्स होते हैं उनके आफ्टर 1945 वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, डेमोक्रेसी में एंटर करते हैं, क्योंकि अब उनका मोटिव क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ पीस को अकर करना, पीस को स्प्रेड करना, कि पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में ना तो एटॉमिक बम्स का यूज़ किया जाए बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो पीस को स्प्रेड करना उनका मेन मोटिव रह गया था। एंड एट द एंड ऑफ 1955 ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955। तो जब 76 ईयर्स के होते हैं तो एट लास्ट 1955 में उनकी डेथ हो जाती है। और दिस पिक्चर वॉज दैट लेटेस्ट टाइम ऑफ द पिक्चर ऑफ 1955। सो ही वॉज लुकिंग वेरी फ्रीक टाइम। At last, I would like to say something about the topic, a truly beautiful mind. This is a very thinkable topic, that how a scientist, how a physicist has a beautiful mind. यहाँ पे उनका beautiful mind क्यों बोला गया? Because वो intelligent तो थे, he was very intelligent, he was awesome, he was brilliant, but still he was thinking about the world, he was thinking about the peace. बिकॉज आप जो रिसर्च करते हैं वो कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीस इन दिस वर्ल्ड। सो दिस इज द चैप्टर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड स्टिल you have any queries related to this chapter, you can ask me, you can text me personally. In your homework section, I will send you the word meanings and hard words of this chapter. You will write it down in your register. And in our next class, we will solve the solutions of this chapter. So keep yourself at your homes and have a nice day to all. Thank you all.